हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज अपने इस वीडियो में कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है, इस हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अनुसार तीसरी जो इकाई है, उस तीसरी इकाई में आपकी पाठ्य पुस्तक सरयू है। सरयू के दो भाग हैं, गद्य और पद्य। गद्य भाग चल रहा है। गद्य भाग का दूसरा पाठ मिठाई वाला। इस पाठ का लेखक परिचय, पाठ की व्याख्या व बहुविकल्प, अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक तक जो प्रश्न है, यानी ये चीजें पूर्व की वीडियो में मैंने आपको करवा दी है, इन पर अपनी चर्चा हो चुकी है। आज इस वीडियो में अपने इस मिठाई वाले पाठ के जो निबंधात्मक प्रश्न और साथ में उनके जो पाठ के नीचे दी गई व्याख्याएं हैं, उन पर अपनी चर्चा रहेगी बेटा, उन पर अपने बातचीत करेंगे। मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि बस सरयू जो पाठ्य पुस्तक है, इसका गद्य भाग का मिठाई वाला दूसरा जो पाठ है वो निकाले और पाठ के अंत में जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर ध्यान देवें बेटा। देखिए बेटा, ये आपका निबंधात्मक पहला प्रश्न ये रहा, मिठाई वाला कहानी बाल मनोविज्ञान के विविध कोणों को स्पष्ट करती है। उक्त कथन के उदाहरण समीक्षा कीजिए बेटा। देखिए बेटा, हमने इस पाठ को पढ़ा है और पढ़ने के बाद में हमारे सामने ये चीज अच्छी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि चाहे वो मिठाई वाले के रूप में आया हो, चाहे वो खिलौने वाले के रूप में आया हो, और चाहे वो मुरली वाले के रूप में, तीन रूपों के अंदर आता है। एक व्यक्ति है जो तीन रूपों के अंदर इस कहानी के अंदर आता है। अब तीनों ही रूपों के अंदर उसका जो वास्ता पड़ता है वह उसका बच्चों से है, क्योंकि बच्चे हैं, मिठाई भी पसंद करते हैं, बच्चों को खिलौने भी पसंद होते हैं, बच्चों को मुरलियां भी पसंद होती हैं। अब यहां तीनों रूपों के अंदर हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर बाल मनोविज्ञान, यानी छोटे जो बच्चे होते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से उनके अंदर कुछ बातें स्वाभाविक होती है, जैसे उनमें चपलता का होना, चंचलता का होना। चपलता होती है बेटा बच्चों के अंदर, ये चपलता का जो गुण है वो बच्चों के अंदर देखा जा सकता है बेटा। जब वो खिलौने की बात आती है, खिलौने देखते हैं, उस स्वर को सुनते हैं, तो किस तरह से वो भागते दौड़ते हुए आते हैं। मिठाई का स्वर सुनते हैं तो किस तरह से वो भागते हुए, उन्हें अपनी सुध बुद्धि नहीं रहती है, उनकी सौंतनी गिर रही है, उनको परवाही नहीं है बेटा, किसी के चप्पल जूते गिर जाते हैं, बस सुनते रहे, उसके अंदर वो तल्लीन हो जाते हैं पूरी तरह से। तो यहां विविध कोण, कई कोण है, कई पक्ष है बच्चों के। बचपन की जो अवस्था होती है, इस अवस्था के अंदर उनके जीवन के कुछ कोण होते हैं, कुछ पक्ष होते हैं बेटा। जैसे ये चपलता हो गई है, इसके बाद में जब वो भागदौड़ करते हैं, स्वर सुनते ही, तो उनको अपनी परवाह भी नहीं होती है बेटा। अक्सर हम बड़े होते हैं, हम कई बार दूसरे से मिलने के लिए जाना होता है तो पहले हम व्यक्तिगत अपनी साज सज्जा है उसको तैयार करते हैं, अपनी वेशभूषा उसको अच्छी तरह से पहनते हैं। लेकिन बच्चों का मन अलग होता है, क्योंकि उनका उतना बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। वो जैसे उम्र के अनुसार उनकी बुद्धि होती है, उसी के अनुरूप वो आगे बढ़ते हैं। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। इस जीवन के अंदर उनको जो चीज प्रिय होती है, बस उसी को पाने के लिए वो लालायित होते हैं। मुरली वाले का, मिठाई वाले का, खिलौने वाले का, जैसे जैसे स्वर वो सुनते हैं वैसे वैसे उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। भागते समय चाहे उनकी सोचनी गिर रही है, पजामा गिर रहा है, पतलून उनकी गिर रही है, चप्पल जूते मार्ग में रह जाते हैं, चाहे चलते हुए भागते हुए वो रास्ते के अंदर गिर रहे हैं, उनको इस चीज की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इच्छित वस्तु को प्राप्त करना वो चाहते हैं। तो ये बच्चों का स्वाभाविक गुण होता है। इसके अलावा हम भी लेंदे, इसका क्या दाम है, कितनी प्यारी मधुर आवाज बच्चों की है। तोतली बोली जिसको कहे बेटा, तोतली बोली का चित्रण इसके अंदर हुआ।
हुआ है कि नहीं हुआ है? हमने कहानी पढ़ी है तो ये चीज आई है बेटा इसके अंदर, तोतली बोली का। और स्वाभाविक रूप से छोटे बच्चे होते हैं बेटा, कुछ बच्चे होते हैं वो तोतले होते हैं, बड़े होकर के थोड़ी जैसे जैसे अवस्था उनकी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी आवाज सुधर जाती है, उसमें सुधार आ जाता है बेटा। बच्चे पैसे मांगते हैं, मिठाई वाला उनको कहता है बेटा कि पैसे ऐसे मांग से नहीं, मां से मांगे जाते। मां से अगर पैसे मांगने होते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? धोती से लिपट जाना पड़ता है, धोती है उसके पैरों से अच्छी तरह से लिपट जाया करो। और बच्चे हैं अपनी मां की धोती से जाकर के वो पैरों के अंदर उसके लिपट जाते हैं, इस चीज का भी तो इसके अंदर चीज, और ये स्वाभाविक गुण है। आप बड़े हो, जब आप कल्पना करो छोटे हुआ करते थे, घर वालों से कोई चीज लेनी होती है, पैसे लेने होते हैं व्यक्तिगत खर्च करने के लिए, तो किस प्रकार से आप उनके सामने पेश आते हो, ये स्वाभाविक गुण होता है बच्चों के अंदर बेटा, इस चीज का भी चित्रण हुआ है। इसके अलावा बच्चों के अंदर क्या होता है बेटा? हठ होता है, जिद, जिद जिसको कहे बेटा। अक्सर आपने सुना होगा छोटे बच्चों को चांद दिखाया जाता है, चंदा मामा उसको कह करके पुकारा जाता है, बच्चे उसको लेने के लिए हट करते हैं, जिद करते हैं। और बहुत सी चीजें होती हैं वो मानते नहीं है, छोटे बड़े घर परिवार के लोग होते हैं उनकी मिन्नती करते हैं, नहीं बेटा ये चीज तुम मत मांग, दूसरी चीज ले ले, इसको ये दिला देगी, ये कर, लेकिन वो अपनी जिद नहीं छोड़ता। ये हट होता है बच्चों के अंदर, हटपूर्वक वो ऐसा करते हैं बेटा, ये स्वाभाविक है बेटा। इसके अलावा आकर्षण मतलब एक गुण होता है बच्चों के अंदर, इस चीज को वो देख लेते हैं, मोहित हो जाते हैं, ठीक है, और फिर उसको प्राप्त करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। बच्चों के जो काम होते हैं बड़ों को हैरानी में डाल देते हैं, कई बार बड़ा आश्चर्य होता है, जो काम बड़े नहीं कर सकते हैं छोटे उस काम को कर देते हैं, बड़ों की कल्पना से परे की बात हो जाती है। आश्चर्यचकित करने वाले, हैरानी पैदा करने वाले, बोली बड़ी मधुर होती है, बड़ी मीठी होती है बच्चों की बोली, सबको मंत्रमुग्ध कर देती है, ये गुण होता है, ये चीज होती है बेटा इस अवस्था के अंदर। फेरी वाला जब नगर की गलियों के अंदर फेरी लगाता है, उसके स्वर को सुनकर के बच्चे उसको चारों ओर से आकर के घेर लेते, वो अपनी तोतली मधुर मीठी बोली के अंदर उसे प्रसन्न करते हैं, चाहे वो खिलौने हैं, चाहे मिठाइयां हैं, चाहे मुरली है, जो भी है बेटा, उसके लिए उसे वो प्रसन्न करते हैं, भांति भांति के उससे बातचीत करते हैं। उनकी वह तोतली मीठी मधुर मुस्कान युक्त उनका जो स्वर होता है, जो बोली होती है, उसको सुनकर के और सोन फेरी वाला मंत्र मुग्ध हो जाता है, और यही वो चाहता है, असीम सुख प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उसके साथ जो घटना घटित हुई है, जिससे उसका व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत जो संसार है, वो अपार दुखों से भर चुका है। क्योंकि अगर वो अपने घर के अंदर रहेगा तो वहां वो घुट घुट करके अपना जीवन व्यतीत करेगा, इसलिए वो चाहता है कि शेष उसका बचा हुआ जो जीवन है वो बाहर घूम फिर करके और उन छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी उंगलियों का स्पर्श पा करके, उनको देख करके, उन बच्चों के रूप के अंदर अपने बच्चों की छवि है वो देख रहा है, उस तोतली बोली के अंदर अपने बच्चों की तोतली बोली वो सुन रहा है, महसूस कर रहा है बेटा। तो इस प्रकार से जब वो उनका ऐसा स्वर सुनता है, वो तोतली बोली सुनता है, तो उसका जो हृदय है वो वात्सल्य के भाव से भर जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं बेटा कि ये मिठाई वाला जो कहानी है, ये बाल मनोविज्ञान के विविध कोणों को स्पष्ट करती है। जैसा मैंने आपको बताया है, इस तरह से मेरी बातों को ध्यान में रख करके, अच्छी तरह से सुन करके, और आप बेटा इसको रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूं, इनको रटने के, इनको केवल और केवल समझिए बेटा, आपको समझने की जरूरत है, ध्यान दीजिए बेटा। देखिए बेटा, घर परिवार के अंदर कई बार ऐसे बहुत से प्रसंग, बहुत से विषय आ जाते हैं, उनको बड़े मनोयोग से ध्यान से हम सुनते हैं, बातचीत होती रहती है, कोई आगे चल करके उस विषय पर बात होती है कि फला दिन उस व्यक्ति ने या उस परिवार के व्यक्ति ने हमसे ये बात कही थी, पूरा का पूरा वृतांत है कंठस्थ हो जाता है। क्यों? कारण है क्योंकि उस बात को आपने उस समय बड़े मनोयोग से ध्यानपूर्वक सुना था। अगर
वही बात यहां है। यहां अगर आप मेरी बातों को अच्छी तरह से सुनोगे, कहानी का जो घटनाक्रम है उसको अच्छी तरह से समझ लोगे, तो इन प्रश्नों के उत्तर देने में आपको कोई परेशानी नहीं है बेटा। आप अपनी शब्दावली के अंदर, कोई जरूरी नहीं मैंने बताया, आप अपने शब्दावली के द्वारा इनको लिख सकते हो। मान लीजिए बेटा, फर्ज करो, फर्ज किया कि आपको, आप जहां रह रहे हो उस जगह, उस शहर का जो मुख्य बस स्टैंड है, जहां बसें रुकती है, बसों का आवागमन होता है, वहां आपको पहुंचना है बेटा। तो देखिए बेटा, उस बस स्टैंड तक पहुंचने के जो मार्ग है वो एक नहीं, बहुत से मार्ग है। हमारा मकसद क्या है? हमारा उद्देश्य है कि हमें बस स्टैंड पर पहुंचना है। हम इधर से होकर के भी बस स्टैंड जा सकते हैं, इधर से होकर के भी बस स्टैंड जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, उधर से भी जा सकते हैं। मकसद है हमारा, मतलब है हमारा बस स्टैंड पहुंचना। अब इस उदाहरण से समझ रहे हो बेटा, भाई हमें जो बात प्रश्न के अंदर पूछी गई है उस बात को स्पष्ट करना है। शब्द तो जरूरी नहीं है मेरे ही शब्द, शब्द आपके भी हो सकते हैं, आप भी अपनी शब्दावली के द्वारा उस बात को क्या कर सकते हो, स्पष्ट कर सकते हो। चलिए बेटा, प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अति से गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने रोहिणी को अपनी क्या कहानी सुनाई। अब अंत के अंदर जो बेटा वो आता है, तो वो मिठाई वाला बन करके आता है तीसरे रूप के अंदर। उसके जब वो बोलता है, यानी वो कहता है बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, ये स्वर रोहिणी सुनती है और फिर वो अपनी दादी से जाकर के कहती है, जो उसकी सास होती है उससे जाकर के कहती है कि मैं तो मतलब घूंघट निकाल करके या घूंघट खोल करके बाहर जा नहीं सकती, और उसको यहीं बुला लो, बच्चों के लिए, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। तो वो पोपले मुंह से, उसकी दादी है, वो फेरी वाले को बुला लेती है, वो आ जाता है, बैठ जाता है, उससे मोल भाव किया जाता है। वहीं रोहिणी चिक्की ओट में बैठ जाती है और वह भी उसे प्रश्न करती है, इस काम में तुम्हें क्या मिलता होगा, ऐसा क्या मिलता है, इसमें क्या रखा है, ऐसे वो प्रश्न उससे करती है। उससे ये भी पूछती है कि तुम पहले भी यहाँ मुरली वाले के रूप में, खिलौने वाले के रूप में भी आए थे। उसकी बात को सुन करके उसके भीतर हर्ष, संशय और विस्मयादि के जो भाव है वो पैदा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से रोहिणी का अनुमान सही निकलता है। रोहिणी उससे पूछती है कि ऐसे व्यवसाय में तुम्हें भला क्या मिल जाता है। वो कहता है खाने भर को मिल जाता है, और क्या, कभी नहीं भी मिलता, लेकिन हाँ इतना निश्चित है कि जो धीरज है, संतोष है, असीम सुख है, वो इनसे मुझे जरूर मिलता है। फिर वो प्रश्न करती है, सो कैसे बताओ। वो कहता है अब इन व्यर्थ की बातों की क्यों चर्चा करूं, आप जाने दे, उन बातों को सुनकर के आपको दुख होगा। रोहिणी फिर उससे कहती है, जब इतना बता दिया है अब और भी बता दो, इसमें क्या तुम्हारी हानि होगी। फिर वो पूरी गंभीरता के साथ अपने विगत जीवन की जो कहानी है, जिसकी वजह से उसने मिठाई वाला, खिलौने वाला, मुरली वाला उसको बनना पड़ा है, उसको वो गंभीरता के साथ बताता है कि मैं भी अपने शहर का नामी दामी प्रतिष्ठित व्यक्ति था, मेरे पास घर, मकान, व्यवसाय, घोड़ा, गाड़ी, नौकर, चाकर, भौतिक जीवन की सारी सुख सुविधाएं मेरे पास मौजूद थी, किसी चीज की मेरे पास कोई कमी नहीं थी। सुंदर बीवी थी, 2 मेरे बच्चे भी थे। इस प्रकार से मेरा घर, मेरा परिवार सोने का संसार था। मतलब पूरा का पूरा वो ये कह रहा है, मेरा जो परिवार था, घर था, वो सुखमय था, किसी प्रकार का कोई अभाव, किसी प्रकार की कोई कमी, दोष मेरे परिवार में नहीं था, सिवाय सुख के। बच्चे घर में खेलते रहते, उनकी अटखेलियों से घर में हमेशा कोहराम है वो मचा रहता था, लेकिन समय की मार पड़ी है, काल चक्कर ऐसा चला है
कि मेरा जो सुखमय संसार था उसका अंत हो गया, वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया मेरा सुखमय संसार। ये परमात्मा की, ईश्वर की करनी है, ये उसकी लीला है। उसकी लीला बड़ी विचित्र होती है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। साधारणतः जिस व्यक्ति के भाग्य में जितना सुख दुख लिखा होता है उसको उतना ही भोगना पड़ता है। एक पल भी वो कम ज्यादा सुख दुख को भोग नहीं सकता बेटा। अब जहां सुख था, सुख की जगह उसके जीवन के अंदर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। उसके जीवन में सब कुछ चला जाता है, बच्चे, सुंदर बीवी, उसका घर, उसका मकान, व्यवसाय, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी, कुछ भी उसके पास नहीं रहता। बच्चे बीवी सब उससे चले जाते हैं। अब जीवन है व्यक्तिगत, उसका जो जीवन है वो स्वयं के लिए दुखों का पहाड़ बन जाता है। उसको वहन करना या शेष जीवन को भोगना उसके लिए बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। अब वो घर में रहता है, घर में रह करके हमेशा उसे अपने परिवार की, अपने बच्चों की, पत्नी की याद है वो सताती रहती है। वो घुट घुट करके जीवन जी रहा। तब उसने अपने जीवन, जो उसका शेष जीवन है, उसको व्यतीत करने के लिए खिलौने वाला, मुरली वाला और मिठाई वाला बन करके बाहर नगर में फेरी लगा करके, खिलौने बेच करके, मिठाई बेच करके, मुरली बेच करके, उनसे वो कोई कमाई नहीं कर रहा है बेटा। सिर्फ लागत मूल्य ही उनसे वो लेना चाहता है। और ऐसा करके उन बच्चों को बुला करके अपने पास उनका जो असीम स्नेह है, जो प्रेम प्यार है, उनकी तोतली जो बोली है, उनकी नन्हे नन्हे छोटी छोटी उंगलियां हैं, उनसे वो पैसे लेकर के, उनका स्पर्श पा करके, वो सुख प्राप्त करके वो भीतर से वात्सल्य भाव से भर जाता है। और यही वो संतोष है, धीरज है, इसके अलावा असीम सुख है, वो प्राप्त करना चाहता है। इसी के लिए वो क्या कर रहा है, चारों ओर इधर उधर नगर के अंदर फेरी लगा रहा है। वो खुद कहता है इस तरह, वो कहता है मैं उन बच्चों की खोज में निकलता हूं और इन्हीं बच्चों के अंदर मैं उन बच्चों की झलक पा लेता हूं। वे सब अंत में, कहीं भी वो अंत में हो, लेकिन है तो यही इन्हीं के अंदर। उनका प्रतिबिंब, उनका अक्स इन्हीं के अंदर झलकता है। उसे ऐसा एहसास होता है कि वे इन्हीं के बीच में रह करके उछल कूद कर रहे होंगे, हंस खेल रहे होंगे। उसके पास पैसे की कमी नहीं है। वो कहता है रोहिणी से, पैसा मेरे पास बहुत है, जो नहीं है, जो चीज मेरे पास नहीं है उसको इस तरीके से, इस विधि से मैं इनमें से वो प्राप्त करना चाहता हूं। ऐसा कहते कहते उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। टुन्नू मुन्नू भी आ गए थे। रोहिणी कांचल पकड़ करके पैसे मांगने लगे कि हम मिठाई लेंगे। तभी उसने अपनी ओर से कागज की 2 पुड़िया जिनमें मिठाई थी टुन्नू और मुन्नू को दे दी। रोहिणी उसको पैसे भी देती है, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए। अपनी मिठाई की पेटी उठाई और दादी भी कहने लगी, अरे भाई अपने मिठाई के पैसे ले जा। जब तक वो ये कहती बोलती तब तक उस जगह को छोड़ करके और वो आगे निकल चुका था, उसी मधुर मीठे मृदुल स्वर के अंदर बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो इस तरह से आप बेटा उसकी जो कहानी है बड़े ही सरल शब्दों के अंदर आसानी से आप इसको लिख सकते हो। जिस प्रकार आप इसको अपने शब्दों के अंदर लिखते रहोगे तो ये इस निबंधात्मक प्रश्न का अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने रोहिणी को अपनी क्या कहानी सुनाई, तो ये कहानी आपकी पूरी हो जाएगी। चलिए बेटा, इसके बाद में आगे आती हैं बात
इस पाठ से जुड़ी हुई व्याख्या बेटा। पाठ में आपको पहले व्याख्या है, देखिए पाठ में आई निम्नलिखित गद्यांशों की सह प्रसंग व्याख्या। मैंने आपको पूर्व की वीडियो में भी बात बताई है कि एक व्याख्या को करते समय 4 बिंदु उसके अंदर होने चाहिए। प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या, विशेष। ये 4 बिंदु एक व्याख्या के लिए जरूरी होते हैं बेटा। इनमें से अगर एक भी छूटता है, एक आधे की कमी रहती है, तो आपकी व्याख्या पूर्ण नहीं मानी जाएगी, आपकी व्याख्या अपूर्ण मानी जाएगी। पहले प्रसंग। प्रसंग के अंदर मैंने आपको पूर्व की वीडियो में भी बताया था कि एक पाठ में से चाहे कितनी भी व्याख्या आ जाए या पूरे पाठ की व्याख्या बना दी जाए, 10 बन जाए, 15 बन जाए, 20 बन जाए, कितनी भी बने, याद रखना बेटा उस पाठ से संबंधित व्याख्या चाहे कितनी हो, प्रसंग हमेशा एक ही रहेगा। जैसे मान लो अब इस आपके सामने ये व्याख्या है, आपको क्या पता बाबूजी इस बाव पड़ी है। ये व्याख्या है बेटा, पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति। यहां से ये गद्यांश शुरू होता है और यहां आकर के ये गद्यांश समाप्त हो जाता है। आपको अपने शब्दों के अंदर जो स्वरलार्थ करना है वो यहां से लेकर के यहां तक करना है। तो अभी स्वरलार्थ करने, व्याख्या करने से पहले मैं आपको 2 चीजें और बताऊं बेटा कि जब आप इसका प्रसंग लिखोगे तो लिखोगे यह गद्यांश हमारी हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक सरयू, यह गद्यांश हमारी हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक सरयू के गद्य भाग के पाठ मिठाई वाला से अवतरित है या मिठाई वाले से लिया गया है। इसके रचनाकार भगवती प्रसाद वाजपेयी है। इस गद्यांश के रचनाकार भगवती प्रसाद वाजपेयी है। ये बातें आपको इस गद्यांश का प्रसंग लिखते समय लिखनी होगी बेटा। समझे बात को? किताब का यानी पुस्तक का नाम और उसका पुस्तक का जो भाग है, गद्य भाग है, पद्य भाग है, गद्य पद्य भाग और उस पाठ का नाम और लेखक का नाम, ये अति आवश्यक है बेटा। ये एक तरह से परिचय होता है बेटा। ये परिचय उस व्याख्या का उसमें देना जरूरी होता है। इसके बाद में फिर आता है संदर्भ। इसमें हम उस बात का, उस तथ्य का, उस विचार का, उस घटना का, उस मूल तथ्य का जिक्र करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, जो भी लेखक के द्वारा कही जा रही है, बताई जा रही है। जैसे आपको क्या पता बाबूजी, अब ये व्याख्या आपकी जो है बेटा देखिए 69 नंबर पेज पर, ये नीचे से 1 2 तीसरा पैरा देखिए बेटा, नीचे से 2 पैरे छोड़ करके तीसरा देखिए, मुरली वाला एकदम अप्रतिबिंब हो उठा, बोला। अब बोला के बाद में ये शुरू हो रही है व्याख्या, आपको क्या पता बाबूजी की इनकी असली लागत क्या है, तब मुझे इसी भाव में पड़ी है। ये अंतिम पंक्ति यहां तक आ गया बेटा, ये दिया हुआ है ना। तो यहां देखिए बेटा, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, इसका संदर्भ, यानी जो मुख्य विषय है, मुख्य जो बात है, उसका जिक्र करना होगा। अब राय विजय बहादुर है, वो मुरली वाले से मुरलियों की कीमत पूछता है बेटा। तो मुरली वाला उसकी कीमत 2-2 पैसे बताता है और वो कहता है औरों को तो मैंने 3 में दिए, लेकिन आपको 2 पैसे में दूंगा। तो विजय राय बहादुर है, वो कहता है एहसान हमारे ऊपर डालते हो, देते तो औरों को भी 2-2 पैसे में हो। उसी वार्तालाप का जिक्र यहां लेखक ने किया है बेटा, यानी एहसान लादने की बात है वो हम पर।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, संदर्भ हो जाएगा। प्रसंग के बाद में ये आपका संदर्भ हो जाएगा। यानी उस विषय को, उस मूल बात को, उस मूल कथ्य को, चाहे वो विचार है, चाहे कोई सिद्धांत है, कोई उद्देश्य है या कोई सुझाव है, जो भी है उसका यहां आपको जिक्र करना। पढ़ते ही आपको, अब देखिए बेटा मुरली वाला एकदम अप्रतिम यानी उदास हो गया जैसे ही उसने कहा। आपको क्या पता बाबूजी उनकी असली लागत, या तो ग्राहकों का दस्तूर है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भलाकाई को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 पैसा ही है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरलियां नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इसी भाव पड़ी है। और वो वास्तव में लागत मूल्य पर ही बेचता है। वो कमाई को, व्यवसाय को, धंधा तो करता नहीं है बेटा। उसके पास कोई पैसे की कमी थोड़ी है बेटा। कमी है तो वो सिर्फ प्रेम प्यार की, बच्चों का प्रेम प्यार स्नेह जो है उसको वो प्राप्त करना चाहता है। तो बेटा आप यहां इसका जो संदर्भ लिखोगे उसमें लिख दोगे कि विजय बाबू के द्वारा जब उससे पूछा गया मुरली की कीमत, ने उसकी 2-2 पैसे बताई, 2 पैसे बताई, कहा कि औरों को 3 में देता हूं, आपको 2 में दूंगा। तो विजय बाबू ने कहा कि औरों को 2 में बेचते हैं लेकिन एहसान हम पर लाद रहे हैं। अब इसके बाद में तीसरी चीज आ जाएगी बेटा, व्याख्या। आपको यहां व्याख्या करनी है बेटा। अब व्याख्या के अंदर सरलार्थ लिख देंगे। लेखक के अनुसार विजय राय बहादुर के द्वारा उसने जो कुछ कहा, उसके कहने पर मुरली वाला अचानक, उसके कहने पर अचानक उदास हो जाता है और फिर वो कहता है उससे कि आपको बाबूजी इन बातों का पता नहीं है, असली लागत क्या है, इनकी वास्तविक कीमत क्या होती है, इसका आपको पता नहीं है। वैसे भी ये एक नियम है, सिद्धांत है ग्राहक का कि दुकानदार चाहे स्वयं हानि उठा ले, नुकसान उठा ले और चीज हानि उठा करके ही ग्राहक को बेच देवें, पर ग्राहक कभी भी दुकानदार पर विश्वास नहीं करता। उसे तो यही लगता है कि दुकानदार है वो ग्राहक को लूट रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि उसने 1000 मुरलियां इकट्ठी बनवाई थी, तब प्रति मुरली उसकी जो कीमत है, जो मूल्य है, वो 2 पैसे ही आया था। और वो यही 2 पैसे बच्चों से वो लागत मूल्य है वो लेता है, इससे वो अधिक पैसे उनसे नहीं लेता है। जी वो कहता है मुझे इसी भाव के अंदर ये पड़ी थी, इस कीमत में मेरी ये मुरलियां बनी है। बस यहां तक आपका सरलार्थ हो जाएगा। इसके बाद में फिर बेटा आते ही बात है विशेष। अब जब आप विशेष इसका लिखोगे तो विशेष के अंदर बेटा आपको बताना है 1 नंबर लेकर के कि बच्चों के बीच में रह करके व्यक्ति को हमेशा सुख, संतोष, धैर्य है वो प्राप्त होता है। बच्चों के बीच में रह करके और बच्चों की बातों को सुन करके व्यक्ति को सुख है, चैन है, आराम है, वो सुलभ होता है उसके लिए। अगर भाषा की 2 नंबर भाषा का जिक्र करोगे, भाषा में क्या है, बिल्कुल आम साधारण आदमी है वो इस कहानी को पढ़ सकता है और इसका भावार्थ है वो समझ सकता है। तात्पर्य ऐसी भाषा कौन सी होती है, सरल होती है, सहज होती है, प्रवाहमयी होती है। इस तरह से भाषा का जिक्र कर दोगे। तीसरी बात शैली की आती है। लिखने का रचनाकार का एक तरीका होता है, ढंग होता है बताने का, लिखने का। वो क्या है, वर्णन किया गया, वर्णात्मक। गद्य के सभी व्याख्याओं में आप लिख सकते हो कि वो वर्णन किया जाता है, वर्णात्मक। इसके अलावा वार्तालाप, बातचीत चलती है, वार्तालाप भी इसके अंदर दिखाई देती है। तो ये होगा इस व्याख्या को हल करने का तरीका। इस तरह से आप इस व्याख्या को कर सकते हो, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष। चलिए बेटा इसके बाद में अब अपने दूसरी जो व्याख्या है इसके नीचे ख दी हुई है उस पर बात करते हैं। उस तरह रहता उसी को पा जाता हूं।
ये दूसरी व्याख्या है बेटा, जिसमें पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति बेटा। पहली पंक्ति, उस तरह रहता उसी को पा जाता। अब ये आप प्रश्न संख्या 70 पर अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए बेटा, जहां आपको ये प्रश्न संख्या 70 पर उस तरह रहता, ये आप ये उस तरह रहता उसी को पा जाता हूं, ये देखिए बेटा, एक मिनट के लिए बेटा देखिए, मेरे याद आ रही है अभी। आगे चलिए बेटा, इसमें ये प्रश्न संख्या 70 पर आप इसको देख सकते हो बेटा, यहां आपको ये मिलेगी। तो इसमें भी आपको क्या बताना है बेटा, पहले यहां अब आपको बार बार प्रसंग नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि सभी व्याख्याओं का इस पाठ में से कितनी भी हो एक ही रहेगा जो पूर्व के अंदर। 2 नंबर, अब आपको यहां संदर्भ बताना है। क्या बताना है? संदर्भ बताना है बेटा। तो संदर्भ के अंदर आप क्षमा करना बेटा, ये 71 नंबर पर ये जो नीचे पैरा दिया हुआ है, उस तरह रहता गुलकुर मरता। अब यहां जो मिठाई वाला है वह रोहिणी के द्वारा उसके बारे में पूछने पर अपने जीवन की, विगत जीवन की जो घटना है कि वो मिठाई वाला, फेरी वाला, मिठाई वाला, मुरली वाला और खिलौने वाला बनकर के क्यों आया, उसने ये फेरी वाले का काम क्यों किया है, तो वो कहता है, उसको जवाब देता है, वो पूरे जीवन का जो घटनाक्रम है उसका वो जीवन घटनाक्रम बताता है, अपने विगत जीवन का घटनाक्रम बता रहा है। ये इसका संदर्भ हो जाएगा। व्याख्या के अंदर वो कहता है, उसे उस तरह रहता गुनगुन कर मरता। अगर अपने बच्चों के दुख के कारण मैं घर के अंदर रहता तो घुट घुट करके अपना जीवन व्यतीत करता, इस तरह सुख संतोष के साथ। अब यहां बाहर रहूंगा, इन बच्चों के बीच में रहूंगा, मुरली वाला, मिठाई वाला, खिलौने वाला बन करके, तो इनका सामीप्य का सुख है वो मुझे मिलता रहेगा, इनकी तुतली आवाज है सुनने को मिलेगी। इस सामीप्य सुख को पाकर के मैं सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी मैं अपने बच्चों की शक्ल है, उनका जो प्रतिबिंब है इन बच्चों के अंदर मैं प्राप्त कर सकता हूं। मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे वो इन्हीं के बीच के अंदर उछल कूद रही हैं, हंस खेल रही हैं। मेरे पास रुपए पैसे की कमी नहीं है, मेरे पास आप सबकी दया से, मेहरबानी से रुपया पैसा बहुत है। जो नहीं है उसी चीज को पाने के लिए तो मैं यहां इन बच्चों के अंदर फेरी वाला बनकर के घूम रहा हूं। ये आप अपने शब्दों के अंदर इसकी व्याख्या कर दोगे। फिर इसके बाद के अंदर 3 नंबर बात आ जाएगी, 4 नंबर आ जाएगी विशेष की बात। उसमें उसी तरह से बेटा कि 1 नंबर विशेष के अंदर कि यहां मिठाई वाले ने अपने जीवन के अंदर जो घटित घटना है उसका विस्तार से वर्णन किया है। भाषा वही है, सीधी है, सरल है, सहज है, प्रवाहमयी है। आओ मुहावरे भी आए हैं तो मुहावरों का जिक्र कर, मुहावरेदार भी है, और शैली है वो वर्णात्मक रही है, और वर्णात्मक के साथ साथ वार्तालाप भी इसके अंदर दिखाई देती है। तो इस तरह से आप इन व्याख्याओं को कर सकते हो बेटा। तो ये था बेटा इस पाठ, मिठाई वाला जो पाठ था का पूरा जो अध्ययन है वो करवा दिया है। लेखक परिचय, उसका व्यक्तित्व, कृतित्व, उसके बाद में पाठ मिठाई वाला शीर्षक कि पूरे पाठ की व्याख्या, और इस पाठ के बचे जो पीछे के जो समस्त प्रश्न है, यानी बहुविकल्प से लेकर के निबंधात्मक व व्याख्यात्मक,
वो भी आपके पूरे हो गए हैं। और अगले वीडियो में अपने अगले पार्ट पर चर्चा करेंगे, यानी पार्ट संख्या 3 जो है गद्य भाग का, सरयू का, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।